confirm me. Am I audible and screen is visible? So today's session is very important, very important for the cardiac treatment of cardiac heart failure. What are the drug used in the treatment of cardiac heart failure? So today's session is very important. So please guys, join it and confirm me. Am I audible and screen is visible? Please guys confirm me. Without your confirmation, this class is not will be happening, है ना? तो please confirm me. Am I audible and screen is visible? So thank you so much guys. So today I will discuss about the second lecture of cardiac heart failure, है ना? तो basically today I will discuss the only one drug is inotropic drugs, है ना? Firstly I will discuss the inotropic drug. This is the classification of drug used in the treatment of cardiac heart failure. So you can see the this is the inotropic drug. First category is inotropic drug, and this first category of inotropic drug categorized into three category. One is the cardiac glycoside, another is the sympathomimetic drug, and another is the फास्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर, है ना? तो फर्स्ट इज कार्डियोग्लाइकोसाइड्स में सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग्स है. वन इज द डिजॉक्सिन एंड अनदर इज द उआबेन एंड थर्ड इज द स्ट्रोपैंथिन. थर्ड इज द स्ट्रोपैंथिन, याद रखेंगे. तो दीज आर द ड्रग बेसिकली यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियक हार्ट फेल्योर. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिजॉक्सिन इज द वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी स्टार मार्क कर लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए. Very important for the cardiac heart failure. This is the first drug of choice for the treatment of cardiac heart failure. One is known as digoxin, ठीक है. Second drug is dobutamine and dopamine. This is the sympathomimetic drug. Another is the 5-diesterase 3 inhibitor. This is the inotropic drug. Already I was discussed in previous class what is the inotropic, what is the chronotropic, and what is the dromotropic. Already discussed in the previous chapter, so you can go and watch the meaning of inotropic, chronotropic and dromotropic, है ना? ठीक है. तो आप वहां से जाके जो है आप देख सकते हैं आइनोट्रोपिक का मतलब क्या है, क्रोनोट्रोपिक का मतलब क्या है, तो ड्रोनोट्रोपिक का मतलब क्या है. ठीक है गाइस. तो सेकंड देखो क्लासिफिकेशन है रेनिन एंजियोटेंसिन इनहिबिटर. रेनिन एंजियोटेंसिन इनहिबिटर ऑलरेडी आई वाज डिस्कस इन द प्रीवियस क्लास. हाइपरटेंशन में हमने पढ़ा दिया. तो दीज आर द ड्रग आल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियक हार्ट फेल्योर. तो ऑलरेडी ये सारे ड्रग हमने डिस्कस कर लिया, तो यहाँ पर हमको पढ़ने की ये जरूरत नहीं है. दूसरा ऑलरेडी आई वाज डिस्कस इन द वैसोडाइलेटर, है ना? तो आर्टेरियोलर एंड वेनोडाइलेटर ऑलरेडी आई वाज डिस्कस इन द प्रीवियस क्लास. एंड आर्टेरियोडाइलेटर हाइड्रोलाजिन, मिनॉक्सिडिल एंड डाइजॉक्साइड, दीज थ्री ड्रग ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस क्लास. ठीक है. तो diuretics, here is the third category of diuretics. So you can see the diuretics is the complete chapter, so I will discuss in the later class, है ना? Diuretics, ठीक है. तो here I will discuss ठीक है. तो हियर आई विल डिस्कस द आइनोट्रोपिक ड्रग, ओनली आइनोट्रोपिक ड्रग. ठीक है. ऑलरेडी देखो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम ऑलरेडी हमने पढ़ा दिया, तो ये हमको पढ़ाने की जरूरत नहीं. वैसोडाइलेटर है, ये हमको पढ़ा दिया है, तो इसको भी पढ़ाने की जरूरत नहीं है. देखो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक पूरी चैप्टर है, तो हम लोग ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक पूरी चैप्टर ही पढ़ेंगे, है ना? तो बेसिकली टुडे सेशन आई विल डिस्कस अबाउट द कार्डियोवैस्कुलर
inotropic drugs. Only inotropic drugs I will discuss is the three category. Today I will discuss only three category. And सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है डिजिटैलिस, है ना, डिजिटैलिस बेसिकली डिजॉक्सिन, बेसिकली क्या डिजॉक्सिन, है ना। तो हियर आई विल डिस्कस कंप्लीट, एकदम कंप्लीट डिस्कशन अबाउट द डिजिटॉक्सिन या डिजॉक्सिन। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, मेरी जो है वॉइस ऑडिबल है और स्क्रीन विजुअल है, तो कमेंट में कर दो यार कि हाँ सर दिखाई दे रही है और सुनाई भी दे रहा है। हाँ एड्रेस में आके बोला यस सर सुनाई दे रही विजुअल। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी का ड्रग हम लोग बात करेंगे आइनोट्रोपिक ड्रग। तो यू कैन सी द हियर व्हाट इज द आइनोट्रोप्स एंड व्हाट इज द आइनोट्रोप। बेसिकली आइनोट्रोप्स बेसिकली टू टाइप्स, वन इज द टू टाइप्स ऑफ आइनोट्रोप्स, ठीक है। Two types of inotropes, one is the negative inotropes, another is the positive inotropes। तो पॉजिटिव आइनोट्रॉप्स कहने का मतलब ये है, पॉजिटिव आइनोट्रॉप्स का कहने का मतलब है कि जब फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, पॉजिटिव आइनोट्रॉप्स। और जब फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, निगेटिव आइनोट्रॉप। आर यू गेटिंग माई पॉइंट student? Please, are you getting my point? What is the inotrope? So basically increase the force of contraction heart muscle cells, what, heart muscle cell, ठीक है। what is the in inotrope? So basically increase force of contraction of heart muscle cell, ठीक है, heart muscle cell, ठीक है। all इंक्रीज इंट्रासेलुलर कार्डियक कैल्शियम कंसंट्रेशन, ठीक है। आइनोट्रॉप्स क्या होती है, ये जो जैसे कि ये दिस इज द कार्डियक, दिस इज द कार्डिया, दिस इज द हार्ट, दिस इज द हार्ट। तो हार्ट इज मेड अप बाय द कार्डियक सेल्स, ठीक है, कार्डियक सेल। तो बेसिकली जो कार्डियक, जैसे मान लो दिस इज द कार्डियक सेल, तो इसके अंदर जो जैसे दिस इज द, ये कार्डियक सेल्स है, और बाहर का जो स्पेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर, और सेल के अंदर जो होगा इंट्रासेलुलर। तो कार्डियक सेल में क्या होगा, जो कैल्शियम होगा वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, अभी हम आगे बताएंगे। तो बेसिकली एग्जांपल क्या, देखो डिजिटैलिस, कार्डियक ग्लाइकोसाइड, सेकंड इज डोब्यूटामाइन एंड थर्ड इज एमरिनोन एंड मिडलिनोन, ठीक है। तो दीज आर थ्री ड्रग्स बेसिकली इंक्रीज द आइनोट्रॉप्स, बेसिकली पॉजिटिव आइनोट्रॉप, दीज आर द पॉजिटिव आइनोट्रॉप्स, नॉट अ निगेटिव आइनोट्रॉप्स, ठीक है। तो बेसिकली थ्री ड्रग इज द पॉजिटिव आइनोट्रॉप्स, क्या, पॉजिटिव आइनोट्रॉप्स, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट यू कैन सी द मैकेनिज्म ऑफ डिजिटैलिस। तो सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे, डिजिटैलिस के बारे में बात करेंगे। डिजिटैलिस मतलब डिजॉक्सिन, डिजिटैलिस मतलब डिजॉक्सिन। तो डिजॉक्सिन क्या है, सबसे पहला जो ड्रग यहाँ पर देखो आप, दिस इज द डिजॉक्सिन। तो डिजॉक्सिन के बारे में अगर बात करेंगे तो डिजॉक्सिन क्या है, दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम द डिजिटैलिस पुरपुरिया, डिजिटैलिस पुरपुरिया। तो डिजिटैलिस पुरपुरिया एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स है जो कि आपके कार्डियक को प्रोटेक्ट करके रखती है, इसीलिए इसको हम लोग यूज करते हैं एज अ कार्डियक हार्ट फेल्योर, है ना। या फिर कह सकते हैं डिजिटैलिस को कह सकते हैं दिस इज द कार्डियक टॉनिक, कार्डियोटॉनिक भी इसको हम लोग बोलते हैं, कार्डियोटॉनिक भी बोलते हैं, ठीक है, कार्डियोटॉनिक भी बोलते हैं हम लोग। डिजिटैलिस को क्या बोलते हैं, कार्डियोटॉनिक बोलते हैं, बिकॉज डिजिटैलिस क्या करती है, इनहांस द परफॉर्मेंस ऑफ हार्ट, ठीक है। तो इनहांस द परफॉर्मेंस ऑफ हार्ट, ठीक है। चलो, तो what is the mechanism of digitalis? Now I will discuss about the mechanism of digitalis. You can see the PPT and very good pictures in your screen, है ना। तो you can see the what are the basic concept of digoxin mechanism, mode of action, how to work of digoxin, ठीक है।
मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ थोड़ा सा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से जो है पढ़ने से पहले कुछ चीजें आप समझ लो। ठीक है, तो समझ लो ये हमारे पास एक क्या है, हार्ट है। दिस इज आवर हार्ट। ये हमारे पास क्या है, एक हार्ट है। इट हैज फोर चेम्बर। इस इट हैड फोर चेम्बर। दिस इज द लेफ्ट साइड, लेफ्ट आर्ट्रियम, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज राइट आर्ट्रियम एंड दिस इज राइट वेंट्रिकल। ठीक है, इतना बात समझ गए। तो अब देखो ये जो सेल है, ये जो सेल है, ये जो हार्ट है, ये किसका बना हुआ है, सेल का बना हुआ है। तो सेल का बना हुआ है। तो एक्चुअली में जो ये डायग्राम दिख रही है, दिस इज द कंप्लीट वन सेल। दिस इज द कंप्लीट वन सेल। किसका, कार्डियक हार्ट मसल का। अब देखो सिंपल सा क्या होता है, जब भी हम किसी भी सेल को देखेंगे, जब भी हम किसी के सेल को देखेंगे तो वो किसका बना होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बना होगा। किसका बना होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बनाता है। और ये प्लाज्मा बनी हुई ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये फास्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है। ठीक है, देखो जो सेल है, जैसे ये क्या है, एक सेल है, दिस इज द वन सेल है। अब इस सेल की जो कवरिंग लेयर है, जो प्रोटेक्टिंग लेयर, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। बेसिक समझो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो बनी होती है फास्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है ना। तो फास्फोलिपिड बाइलेयर जब बनी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेवरल सेवरल क्या, बहुत सारे आयन चैनल कंटेन करती है। ठीक है, बहुत सारे आयन चैनल कंटेन करती है। तो बेसिकली देखो ये क्या है, एक हार्ट का सेल है। ये क्या है, हार्ट का सेल है। और ये जो तुमको येलो कलर की दिख रही है, दिस इज द, आप समझो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देख रहे हो बहुत सारे चैनल्स है। क्या है, बहुत सारे चैनल्स है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। तो अब डिजिटैलिस कैसे काम करती है, मतलब ये डिजॉक्सिन कैसे काम करती है, हम उसके बारे में बात करें। ये आपको समझ में आ गया कि एक सेल है, एक सेल है, और वो सेल किसका कवरिंग है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई, फास्फोलिपिड की, फास्फोलिपिड बाइलेयर की। फिर हमने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेवरल चैनल। देखो जो सबसे पहले क्या, कौन सा चैनल है, दिस इज द सोडियम एंड पोटेशियम चैनल। ठीक है, दिस इज द सोडियम एंड पोटेशियम चैनल। क्या है, दिस इज द सोडियम एंड पोटेशियम चैनल। अभी नॉर्मल अपन समझेंगे कि ये क्या है। अभी डिजॉक्सिन ड्रग व्रग कुछ हमको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, ठीक है, अपने को ड्रग व्रग कुछ नहीं पता है। ठीक है, इसको अभी हम क्या कर रहे हैं, वो कर दे रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं। अभी ड्रग मत समझो, अभी समझो कॉमन फिजियोलॉजी, है ना, मतलब जनरल फिजियोलॉजी का आप समझो। तो ये क्या है, ये एक चैनल है जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपीएच चैनल। ठीक है, इतना बात समझ में आया। दूसरा चैनल देखो क्या है, सोडियम एंड कैल्शियम एक्सचेंजर आयन चैनल, मतलब यहां से सोडियम और कैल्शियम का एक्सचेंज होगा। तीसरा चैनल देखो कैल्शियम एटीपीएच चैनल। क्या है, कैल्शियम एटीपीएच चैनल। ठीक है, और एक चैनल और यहाँ पे है, दिस इज द यल टाइप कैल्शियम आप चैनल। ठीक है, यल टाइप ऑफ कैल्शियम आयन चैनल। ठीक है, इतना बात समझ में आया। पहला चैनल का नाम है सोडियम एंड एटीपीएच चैनल। दूसरा चैनल का नाम है सोडियम एंड कैल्शियम आयन एक्सचेंजर चैनल। एंड तीसरा क्या है, कैल्शियम एंड कैल्शियम एटीपीएच चैनल। ये तीन चैनल है, एक दो तीन। इतना बात समझ में आ गया। तो देखो जनरल कंडीशन में क्या होता है, जनरल कंडीशन में क्या होता है, ये सोडियम ये सोडियम अंदर आएगा और ये पोटेशियम बाहर जाएगा। ठीक है, जनरल कंडीशन में देखो, तीन सोडियम अंदर आएगा, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, दो सोडियम जो है आपका, सॉरी, अरे यार क्या हो रहा है मेरे साथ, दो पोटेशियम क्या होगा, अंदर आएगा, और तीन सोडियम क्या होगा, बाहर जाएगा। इतना बात आप समझ गए। इस सोडियम पोटेशियम पंप से क्या होगा, पोटेशियम अंदर आएगा
और सोडियम क्या होगा, बाहर जाएगा। इतना बात समझ में आया। मतलब 2 सोडियम अंदर आएगा और 3 सोडियम, 2 पोटेशियम अंदर आएगा और 3 सोडियम क्या जाएगा, बाहर, जब आप डिजॉक्सिन नहीं दियो। इतना बात समझो, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही ये 2 पोटेशियम अंदर आएगा और 3 सोडियम मतलब बाहर जाएगा, तो जैसे जैसे सोडियम मतलब इस पोटेशियम का लेवल सेल के अंदर बढ़ने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा, ये जो सेल होगा वो किस में चली जाएगी, डीपोलराइजेशन होगा। क्या होगा इसका, डीपोलराइजेशन। और जैसे ही डीपोलराइजेशन होगा, ये क्या होगी, ये कैल्शियम एटीपीएच चैनल क्या होगी, ओपन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये सब क्या कैल्शियम एटीपीएच चैनल क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। अब देखो जैसे ही ओपन हुआ, अब ये कैल्शियम क्या होगा, एंट्री लेगा। ये कैल्शियम क्या होगा, एंट्री लेगा। अब देखो कैल्शियम आया कितना, 1% आएगा, थोड़ा सा ही आएगा। इसमें कैल्शियम क्या आएगा, 1% आएगा, सिर्फ और सिर्फ 1%, ठीक है। इतना बात समझ में आया। अब 1% जब आया, तो ये क्या किया, ये कैल्शियम, ये देखो दिख रहा है ना, दिस कैल्शियम कमिंग टू द सरका। सरका, सरका का मतलब क्या हुआ, सरका का मतलब क्या हुआ, ये सरका का मतलब हुआ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जैसे ही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को टच करता है, ये क्या करती है, बहुत सारी कैल्शियम क्या करती है, रिलीज कर देती है। बहुत सारा कैल्शियम क्या होता है, रिलीज होती है। और ये कैल्शियम क्या करती है, जो हमारी एक्टिन और मायोसिन, ये जो एक्टिन और मायोसिन है, ये जो एक्टिन, दिस इज द, जो पतली वाली, ये जो पतली वाली रोड दिखाई दे रही है, दिस इज द एक्टिन। और जो मोटी वाली रोड दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं मायोसिन। तो अब जैसे ही कैल्शियम बहुत सारा क्या हुआ, रिलीज हुआ, ये कैल्शियम बहुत सारा रिलीज हुआ, तो अब क्या हुआ, अब ये क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ। क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट हो गई, ये क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई, ठीक है। ये क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हुई। मतलब कि कैल्शियम यहां से आया, सरका से आया, सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आया, और ये एक्टिन और मायोसिन में क्या हुआ, बाइंड किया, और इस एक्टिन मायोसिन का कपलिंग हुआ, और कपलिंग होने के बाद क्या हुआ, अट्रैक्शन हुआ। अट्रैक्शन होने के बाद क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ। जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो ये सारा कैल्शियम जो यहां से रिलीज हुआ था, कितना, 90%, वो सारा का सारा 99% क्या हुआ, वो फिर से जो है, ये सरकार बोली कि भैया अब तो कॉन्ट्रैक्शन हो गया, अब हमको रिटर्न दो ये। अब ये क्या होगा, ये बोल रहा है रिटर्न दो। अब देखो ये रिटर्न कितना लेगा, 99% ही लेगा। कितना लेगा, 99% ही लेगा। 1% क्या होगा, ये जो कैल्शियम होगा, ये जो कैल्शियम होगा 1%, ये देखो ये जो सोडियम और कैल्शियम एक्सचेंजर है, मतलब 1% ये क्या होगा, ये इसी रास्ते से जाएगा, सोडियम एंड कैल्शियम एक्सचेंजर के थ्रू चला जाएगा। और यहां से जो सोडियम बाहर गई थी, अब वो सोडियम यहां से क्या होगी, अंदर आएगी। तो मतलब जैसे ही ये चला गया, ये रिलैक्स हो गई। क्या हो गई, रिलैक्स हो गई। इतना बात समझ में आ गया। इतना बात समझ में आ गया तो बताओ भाई। इतना बात समझ में आ गया हो तो बताओ। भैया इतना बात समझ में आ गई हो तो कमेंट में यस सर लिख दो कि हाँ सर समझ में आ गई है। आगे बताओ, अब डिजॉक्सिन देंगे तो क्या होगा। डिजॉक्सिन देंगे तो क्या होगा, ठीक है। अब हम देते हैं ड्रग। अब हम क्या देंगे, ड्रग दे देंगे। अब देखो जैसे कि हार्ट फेल्योर में क्या होगा, जो कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज होने का मतलब हार्ट जो है पंप नहीं कर पाता। अब हमको हार्ट को पंप कराना है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन को पंप कराना है। अब देखो जब हम डिजॉक्सिन देंगे, अब जब हम डिजॉक्सिन देंगे, अब मान लो डिजॉक्सिन हमने क्या किया, हमने क्या किया, ये 2 पोटेशियम अंदर लिया और 3 सोडियम क्या कर दिया, बाहर भेज दिया।
अब देखो दो पोटेशियम क्या किया, अंदर लिया, 3 सोडियम क्या कर लिया, बाहर फेंक दिया। जैसे ही ये बाहर हुआ, ये क्या किया, कैल्शियम एटीपीएच, ये सेल क्या हो गई, डीपोलराइजेशन हो गई। अब डीपोलराइजेशन हुआ तो कैल्शियम और एटीपीएच क्या हो गया, कैल्शियम और एटीपीएच क्या होगा, ओपन हो गई, एक्टिव हो गई। तो यहां से कैल्शियम चला आया, यहां से कैल्शियम, ये देखो ये कैल्शियम आ रही है, ये कैल्शियम आया, और ये कैल्शियम किसको रिलीज किया, सरका को। सरका के पास गई और सरका बोली भैया 1% तो मैं आ गई हूँ, 99% तुम रिलीज कर दो। अब ये 99% जो है, ये 99% जो है कैल्शियम रिलीज हुआ, और कैल्शियम जाके कहाँ अटैक किया, एक्टिन और मायोसिन के पास और कपलिंग के पास। क्या किया, कपलिंग के पास। अब देखो जैसे ही हमने ये डिजॉक्सिन दिया हुआ है, हमने क्या किया, ये डिजॉक्सिन दिया, और डिजॉक्सिन देने के बाद ये सोडियम एंड पोटेशियम एटीपीएच क्या हो गई, ब्लॉक हो गई। क्या हो गई है, ब्लॉक हो गई है। क्या हो गई है, ब्लॉक हो गई है। अब ये ब्लॉक हो गया है, तो कहने का मतलब, अब देखो जब रिलैक्स होना है, जब रिलैक्स होना है तो जैसे ही ये, अब देखो ये काम कॉन्ट्रैक्शन हो गया है, अब देखो अब रिलैक्स होगा, अब कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो रिलैक्स होगा। कहने का मतलब अब ये 99% क्या करेगा, ये फिर से खींच लेगा, ये सरका जो होगी ये 99% खींच लेगी, और फिर 1% जो बचेगा, जो 1% यहां से आया है वही खेल करेगा, वही ये खेल कर देगा। कहने का मतलब जो 1% सोडियम एंड कैल्शियम एक्सचेंजर के थ्रू जाना था, वो क्या हो गया है, इसके वजह से ब्लॉक हो गया है। मतलब ये जब ब्लॉक हो गया है तो ना यहाँ से, भाई जब यहाँ से सोडियम जाएगा ही नहीं तो यहाँ से सोडियम आएगा कैसे, और जब यहाँ से सोडियम नहीं आएगा तो यहाँ से कैल्शियम जाएगा कैसे। तो ये जो कैल्शियम 1% है वही खेल करता है। ये कैल्शियम क्या करेगा, फिर से जब कैल्शियम ये 1% जाएगा नहीं भैया, तो ये कैल्शियम 1% क्या करेगा, फिर से ये इस सरका को बोलेगा भैया 99% रिलीज करो, रिलीज करो। फिर ये रिलीज कर देता है, फिर एक्टिन मायोसिन का कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर ये जो है, फिर ये रिटर्न होता है, फिर 1% बचता है, फिर ये ब्लॉक रहता है, तो फिर बोलता है नहीं अभी फिर और रिलीज करो। तो मतलब फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को क्या करता है, डिजिटलिज बढ़ा देता है, ड्यू टू सोडियम पोटेशियम एटीपीएच। अगर समझ में आया तो एक लाइक दे दो, और कमेंट में लिख दो यस सर समझ में आ गया। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिजिटलिज का समझ में आ गया है तो बता दो यार। देखो, देखो अब इसी को, जो ये डायग्राम मैंने तुमको समझाया है, इसी को अब देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, नॉर्मल केस में देखो क्या लिखा हुआ है, नॉर्मल केस में, नॉर्मली में देखो क्या है कहानी, कॉन्सेप्ट, ड्यूरिंग द डीपोलराइजेशन कैल्शियम आयन इंटर सेल थ्रू कैल्शियम चैनल, ठीक है, बाइंड टू रेनोडिन कैल्शियम चैनल, है ना। यहाँ पर देखो दिस इज द रेनोडिन कैल्शियम चैनल, ये देखो RYR, दिस इज द रेनोडिन कैल्शियम चैनल, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, ट्रिगर रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कैल्शियम स्टोर इन द सार्कोप्लाज्मिक। देखो यहाँ से मैंने क्या बोला, यहाँ से मैंने क्या बोला, यहाँ से मैंने क्या बोला कि यहाँ से ये कैल्शियम जो आया है, यहाँ से बाइंड किया है किसमें, RIR में, और ये क्या कर दिया है, इस SR को क्या कर दिया है, ट्रिगर कर दिया है, ठीक है। ट्रिगर द रिलीज ऑफ अमाउंट ऑफ कैल्शियम आयन स्टोर इन सार्कोप्लाज्म। फिर क्या होगा, साइटोसोलिक कैल्शियम इंक्रीज ट्रांजिशन, ठीक है, ट्रांजिशनली। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, एक्टिवेटिंग ट्रोपोनिन सी ऑन मायोफिब्रिल एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोकार्डियोसाइट्स, ठीक है। उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया, अब देखो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो फिर क्या हुआ, सार्कोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम एटीपीएस सरका 2 इज एक्टिवेटेड एंड पंप कैल्शियम 2 बैक इनटू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहने का मतलब ये जो रिलीज किया हुआ है, ये जो रिलीज किया हुआ है यहाँ पर एक्टिन और मायोसिन पे जाके बाइंड करता है, और एक्टिन और मायोसिन क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ये फिर जितनी भी कैल्शियम है वो रिटर्न आती है। रिटर्न कहाँ आती है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यही बोल रहा है ये, है ना। ये रिटर्न हो जाती है, पंप कैल्शियम बैक टू इनटू अ फ्रैक्शन इक्वल टू व्हिच इंटर द आउटसाइड ड्यूरिंग डिपोलराइजेशन एक्टिवेटेड बाय सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर ट्रांसफर एंटीपोड, ठीक है। उसके बाद जो जो 1% होता है वो सोडियम एंड कैल्शियम के चैनल के थ्रू ये रिटर्न चला जाता है, ठीक है, रिटर्न चला जाता
है। लेकिन देखो अब हम जब डिजिटैलिस दे देते हैं तब क्या होता है, डिजिटैलिस के कंडीशन में क्या है, देखो इनहिबिट द सोडियम एंड पोटेशियम एटीपीएच, है ना। जब डिजिटैलिस हमने दे दिया तो इनहिबिट द सोडियम एंड पोटेशियम एटीपीएच, सोडियम एग्जिट, सोडियम आयन एग्जिट एंड सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज इज डिक्रीज। इंट्रासेलुलर में सोडियम आयन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और फिर सोडियम एंड कैल्शियम एक्सचेंजेस विल बी डिक्रीज एंड कैल्शियम इन द सेल्स will be increased further in the calcium released from the cellular reward receptor and calcium bind to troponin in which the troponin and troponin actin myosin binding and release actin plus myosin combine and contraction of the muscle। कहने का मतलब ये है, इस कॉन्सेप्ट का कहानी समझो तुम कि जब हम इसको बाइंड कर देते हैं, ठीक है, आप कहानी समझ गए, कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हो कैसे डिजिटलिस काम कर रही है। कहने का मतलब इसको जो ब्लॉक कर दे रही है, इस सोडियम को जो ब्लॉक कर रही है, ये जो सोडियम है आपकी जी, दिस इज द सोडियम एंड पोटेशियम, है ना। सोडियम एंड पोटेशियम, कैल्शियम, कैल्शियम विल बी इंक्रीज, बात तो सही है। आकिफा बोल रहा है कि कैल्शियम विल बी इंक्रीज, हाँ कैल्शियम विल बी इंक्रीज कहाँ पर, साइटोसोल में, जो सेल के अंदर जो साइटोसोल है उसके अंदर कैल्शियम विल बी इंक्रीज, है ना। कैल्शियम विल बी इंक्रीज मतलब ये जो 1% जो यहाँ से शुरू में कैल्शियम आया था, इसको बाइंड हो जाने की वजह से, इनको इनिबिशन हो जाने के वजह से जो ये सोडियम और कैल्शियम का एक्सचेंज है वो रुक जा रहा है ना। क्योंकि ना सोडियम बाहर से अंदर आ रहा है और ना कैल्शियम वो 1% जो है वो बाहर जा रही है, जिसके वजह से बार बार ये अटैक इस पे करती है और ये कैल्शियम रिलीज करती है, और यहाँ से कैल्शियम जो है ट्रोपोनिन और मायोसिन पे जाके बाइंड करती है, तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कहने का मतलब हाइपर कार्डियक हार्ट फेल्योर में क्या हो जाए, जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या हो जा रहा था, डिक्रीज हो रहा है। तो हमको मसल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को क्या करना है, बढ़ाना है, इसीलिए इसको बोलते हैं आइनोट्रोपिक, आइनोट्रोपिक, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक, दिस इज द पॉजिटिव आइनोट्रोपिक, है ना। समझ में आ गया है तो भाई बता दो कि हाँ सर समझ में आ गया है। मैकेनिज्म ऑफ डिजॉक्सिन अगर समझ में आ गया है तो जब भी डिजॉक्सिन देंगे तो रिलैक्सेशन नहीं होता है, याद रखेंगे कि कार्डियक हार्ट जो होती है वो रिलैक्स नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट होती है ड्यू टू ड्यू टू ड्यू टू सोडियम पोटेशियम एटीपीएज। इसके इनिबिशन से क्या हो रहा है, ये जो सोडियम एंड कैल्शियम एक्सचेंजर है उसका इनिबिशन हो जा रहा है, और जब इनका इनिबिशन हो जा रहा है तो ना सोडियम अंदर आ रही है और ना ही कैल्शियम बाहर जा रही है, तो जो 1% आई थी कैल्शियम वो इसी सेल में अटक जाती है, रुक जाती है, और ये बार बार इसको ट्रिगर करती है, किसको, एएसआर को। बहुत बढ़िया। आकिफा बोल रहे हैं कि यस सर आई अंडरस्टैंड दैट इट्स डिजिटलिस, ठीक है। तो बेसिकली अभी हम मोड ऑफ एक्शन, तो डिजिटलिस हम लोग समझ गए हैं कि डिजॉक्सिन क्या है ना। तो इस कंडीशन में क्या प्रॉब्लम है, तो अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखो यही वो आपको एज ए जो डायग्राम मैंने बताई वहीं पे ये लिखा हुआ है, देखो क्या बोल रहा है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड क्या कर रही है, सोडियम पंप को डिक्रीज कर देती है, जिसके वजह से अकुमुलेशन ऑफ इंट्रासेलुलर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जैसे ही सोडियम का लेवल बढ़ता है, सोडियम का लेवल बढ़ता है तो सोडियम लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रिवेंट द एक्सट्रैक्शन ऑफ कैल्शियम बाय सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। कहने का मतलब जो कैल्शियम एक्सचेंजर हो रहा है, सोडियम एंड कैल्शियम का एक्सचेंजर होता था, अभी वो इनहिबिट हो गई है, जिसके वजह से कैल्शियम और सोडियम दोनों बढ़ रहा है, कैल्शियम और सोडियम दोनों बढ़ रहा है। दूसरा देखो कैल्शियम एंट्री थ्रू द कैल्शियम चैनल, है ना, तो कैल्शियम चैनल के थ्रू कैल्शियम की एंट्री हो गई है। अब यहाँ पे देखो इंक्रीज द इंट्रासेलुलर कैल्शियम आयन, ठीक है। तो मोर कैल्शियम स्टोर इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मोर रिलीज ड्यूरिंग द ईच डिपोलाइज, जितना ज्यादा डिपोलाइजेशन होता होगा उतना ज्यादा ही कैल्शियम रिलीज होगी। उसके बाद क्या होगा, फोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन विल बी इंक्रीज, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन विल बी इंक्रीज, ठीक है।
तो यू कैन सी द दिस डायग्राम, देख रहे हो ऐसा लग रहा है, दिस इज द कार्डियक मसल सेल, है ना, दिस इज द कार्डियक मसल सेल, यू कैन सी दिस डायग्राम। ऐसा लग रहा है कि जैसे चिंगारी निकल रही है, मतलब रिलैक्सेशन का जो है इसके पास प्रोसेस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन कर रही है। यू कैन सी दिस डायग्राम, है ना जी, इतना पावर जनरेट हो जाता है जिसके वजह से ये जो कार्डियक मसल्स है वो क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन करती है। यू कैन सी दिस डायग्राम। ठीक है, तो जितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा, जितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा जो हार्ट में जो प्री लोड बढ़ा हुआ है, आफ्टर लोड बढ़ा हुआ है, उसको क्या कर देगा, ये डिक्रीज कर देगा। क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, मतलब जितना ज्यादा ब्लड फेंकेगा उतना ज्यादा प्री लोड और आफ्टर लोड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आ गया? यू कैन सी दिस डायग्राम। ड्रग रिएक्शन क्या है, ड्रग रिएक्शन का मतलब क्या है, ड्रग रिएक्शन का मतलब यह है एडवर्स इफेक्ट क्या है, एडीआर ऑफ डिजिटलिस क्या है, एडीआर ऑफ डिजिटलिस का है। तो देखो ड्रग रिएक्शन क्या है डिजिटलिस का, तो ब्राइडिकार्डिया है, नाउजिया है, वोमिटिंग है, विजुअल डिस्टरबेंस है, नॉन प्रॉक्सिमल जंक्शनल टैकीकार्डिया है, सुप्रावेंट्रिकल टैकीकार्डिया है, सेक्सुअल डिस्फंक्शन है एंड न्यूरोलजिया है। तो इतनी सारी क्या है, साइड इफेक्ट है। ठीक है, तो नाउजिया एंड वोमिटिंग, नाउजिया एंड वोमिटिंग ये समझ लो आप, नाउजिया एंड वोमिटिंग, ब्राइडिकार्डिया, सुप्रावेंट्रिकल टैकीकार्डिया, सेक्सुअल डिस्फंक्शन। तो कहने का मतलब कुछ साइड इफेक्ट जो है वो नॉन कार्डियक है, और नॉन कार्डियक है, और कुछ साइड इफेक्ट जो है वो कार्डियक है। तो कार्डियक में देखो कौन कौन सा है, नॉन प्रॉक्सिमल टैकीकार्डिया है, नॉन प्रॉक्सिमल टैकीकार्डिया है, सुप्रावेंट्रिकल टैकीकार्डिया है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप ये डिजिटलिस दे रहे हो, आप डिजिटलिस दे रहे हो, आप डिजिटलिस दे रहे हो, तो कहने का मतलब कहीं ना कार्डियक अरिथमिया का केस बन सकता है। कार्डियक अरिथमिया का केस क्या है, हाँ, कार्डियक अरिथमिया का केस बन सकता है। ठीक है, कार्डियक अरिथमिया का केस बन सकता है, तो हमको डिजिटलिस को अवॉइड करना है, किसमें, कार्डियक अरिथमिया के पेशेंट के कंडीशन में हम लोग यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करेगा, तो हार्ट का बीट क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब जितना जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्शन होगा उतना जल्दी जल्दी भी क्या होगा, बीट भी बढ़ेगा। तो हो सकता है अरिथमिया के केस में क्या होगा, इंक्रीज द रिदम, है ना। तो कनेक्ट में 72 टाइम्स पर मिनट हमारी जो है बीट है। अब पता चला हमने डिजिटलिस दे दिया है, तो उस कंडीशन में क्या हो गया, 200 हो गया, है ना, 300 हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कार्डियक पेशेंट है, मतलब अरिथमिया उसको है, तो आप इसको अवॉइड करेंगे, नहीं तो डिजिटलिस डिजिटलिस जो है डिजिटलिस क्या हो जाएगा, डिजिटलिस कार्डियक अरिथमिया हो जाएगी। तो पता चला हमने लगा इतना ज्यादा आपने हार्ट रेट को बढ़ा दिया है, हार्ट बीट को बढ़ा दिया है कि ये 500 चली गई है, कितनी चली गई, 500 चली गई या 600 चली गई। तो अब यहाँ पे कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है भाई। हमने तो कार्डियक हार्ट फेलियर ट्रीटमेंट करने के लिए गए थे, लेकिन आपने इतना ज्यादा डोज दे दिया है कि उसको जो है, जो बीपी है, इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन आप कराने लगे हो कि 500 से 600 जो है पर मिनट जा रही है, तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। कार्डियक अरिथमिया के केस में हम लोग यूज नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद नाउजिया एंड वोमिटिंग, नाउजिया एंड वोमिटिंग, नाउजिया एंड वोमिटिंग एंड विजुअल डिस्टरबेंस, है ना, सेक्सुअल डिस्फंक्शन एंड न्यूरोलजिक पेन। इन सब कंडीशन में अपन हम लोग नहीं देते बिकॉज ऑफ द साइड इफेक्ट, बिकॉज ऑफ द साइड इफेक्ट। ठीक है, तो टैकी का अगर कोई पूछेगा क्या डिजिटलिस को अर्थमिया के केस में हम लोग दे देंगे, तो बिल्कुल कंट्रा इंडिकेशन है, याद रखेंगे, कंट्रा इंडिकेशन इन द अरिथमिया, कंट्रा इंडिकेशन इन द अरिथमिया। यूज क्या है देखो, यूज फॉर द टैकी का टैकी अर्थीमिया एंड फॉर वेंट्रिकुलर अर्थीमिया। नहीं, ये वेंट्रिकुलर और टैकी का है, दिस इज द, एक्चुअली ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ना, दिस इज द साइड इफेक्ट है, दिस इज द साइड इफेक्ट। ठीक है, साइड इफेक्ट। तो बेसिकली डिजिटलिस का यूज हम लोग क्या करते हैं, कार्डियक हार्ट फेल्योर में यूज करते हैं, सबसे ज्यादा कहाँ यूज करते हैं, कार्डियक हार्ट फेल्योर सीएचएफ में। ठीक है, सीएचएफ में यूज करते हैं। ठीक है, इसका रोल कभी जो है ब्लड प्रेशर गिराने में यूज नहीं होता, हाइपरटेंशन में हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं। ठीक है, हाइपरटेंशन में यूज नहीं करते हैं। ठीक है,
सर इसकी पॉइजनिंग हो जाएगी तो क्या होगी, इसकी जब पॉइजनिंग हो जाएगी तो हम लोग एक स्पेशल तरीके का एंटीडोट देते हैं, एक स्पेशल तरीके का एंटीडोट देते हैं, आप ये याद रखो, एक स्पेशल तरीके का एंटीडोट देते हैं। उसका नाम है, उस एंटीडोट का नाम क्या है, डिगीबेन। डिगीबेन, डिगीबेन नाम है ना, डिगीबेन यूज करते हैं, डिगीबेन आप याद रखो ऐसे, डिगीबेन। डिगीबेन यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, डिगीबेन। डिगीबेन, डिगीबेन हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, डिगीबेन। समझ में आ गया। तो डिजिटाइल डिजॉक्सिन क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डिजॉक्सिन क्या है, साइड इफेक्ट क्या है डिजॉक्सिन का, और इंटरेक्शन क्या है डिजॉक्सिन का, और यूज क्या है डिजॉक्सिन का। इतना बात समझ गए, इतना बात अगर सबको समझ में आ गया तो एक बार यार कमेंट में लिख दो, हाँ सर समझ में आ गया। ये यूज नहीं है, दिस इज द कंट्रा इंडिकेशन, ये कंट्रा इंडिकेशन है, याद रखेंगे। दिस इज द कंट्रा इंडिकेशन, सी आई, बाय मिस्टेक से पीपीटी में लिख गई है, दिस इज द सी आई, कंट्रा इंडिकेशन है ना। टैकीकार्डिया, टैकी अरिथमिया में हम लोग नहीं दे सकते, और वेंट्रिकुलर अरिथमिया में भी हम लोग नहीं यूज कर सकते, ठीक है, इन कंडीशन में हम लोग यूज नहीं कर सकते। समझ में आ गया। चलो, नेक्स्ट ड्रग इज dopamine and butamine. Next drug is dopamine and butamine. This is the sympathomimetic drug. ये क्या है, बीटा एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट है, याद रखेंगे। These are the drug, डोपामाइन समझ रहे हो, डोपामाइन is obtained from the brain. This is obtained from the ब्रेन, न्यूरो है, ये एक तरीके का न्यूरो है। दिस इज द रिलीज फ्रॉम द, दिस इज द रिलीज फ्रॉम द सिंपैथोमाइमेटिक न्यूरॉन्स, सिंपैथोमाइमेटिक न्यूरॉन्स, याद रखेंगे, दिस इज द सिंपैथोमाइमेटिक न्यूरॉन्स। ये सिंपैथोमाइमेटिक एक तरीके की न्यूरॉन्स है जो कि डोपामाइन का जो है रिलीज करती है, डोपामाइन रिलीज करती है ना, डोपामाइन। अब पाथवे हम यहाँ नहीं बताएंगे, व्हाट आर द पाथवे टू फॉर्मेशन ऑफ डोपामाइन, है ना। तो डोपामाइन का हम लोग यूज कर, कोई बता सकता है कि अगर ब्रेन में डोपामाइन का लेवल गिर जाए तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और इंक्रीज हो जाए डोपामाइन का लेवल तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कोई कमेंट में बता सकता है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज। अगर डोपामाइन का लेवल बढ़ जाए तो क्या दिक्कत होगी, और घट जाएगी तो क्या दिक्कत होगी। है ना। तो आने वाले समय में देखो, हम थोड़ा सा अभी हमारे पास कुछ इक्विपमेंट नहीं है, पेन टैब नहीं है, जिसके वजह से इतनी अभी डिफिकल्टी हो रही है ना। पेन टैब हो जाता तो डायग्राम हम बना देते, कुछ चीजें अच्छे राइटिंग में हम लिख देते हैं ना। तो पेन टैब नहीं है, बट आने वाले समय में आई विल बाई द पेन टैब, है ना। तो आपके नोट्स बनते जाते हैं, है ना, जो नोट्स आपके नहीं बन रहे हैं, आप नोट्स बना सकते हो, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड राइट इन नोट, ठीक है, तो आप नोट्स बना सकते हो इसके। तो कोई बता सकता है कि अगर डोपामाइन का लेवल घटेगा तो क्या दिक्कत होगा, बढ़ेगा तो क्या दिक्कत होगा, एनीवन। अरे यार, दिस इज द वेरी फेमस यार प्रॉब्लम, दोनों ही बहुत फेमस प्रॉब्लम है। बताओ जल्दी बताओ। बट सर आई कैन नॉट सीन द इंटायर स्क्रीन, क्यों।
स्क्रीन पूरी नहीं दिखाई दे रही, पीपीटी पूरी दिखाई नहीं दे रही है। That's why I am not able to take screenshot. ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सारे बच्चों में ऐसा ही हो रहा है? क्या सारे बच्चों में ऐसा हो रहा है, सिर्फ आप ही में ऐसा हो रहा है? प्लीज कमेंट में, अदर अदर स्टूडेंट, ऐसा सारे में हो रहा है? सारे बच्चों में ऐसा हो रहा है कि स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है, या सब में दिखाई दे रहा है, बस इनके में नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों है? चलो हम बता देते हैं। देखो, डोपामाइन का जब भी लेवल गिरता है तो एक प्रॉब्लम होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पार्किंसन, ठीक है। और जब डोपामाइन का लेवल, है ना, इसको हम लोग पार्किंसन बोलते हैं। और जब डोपामाइन का लेवल बढ़ता है तो एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं साइकोसिस, ठीक है। तो जब हम लोग सीएनएस पढ़ेंगे तो कंप्लीट डिटेल ऑफ पार्किंसन, कंप्लीट डिटेल ऑफ साइकोसिस, ये हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो सीएनएस वाली प्रॉब्लम जब हम लोग सीएनएस पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे पार्किंसन एंड साइकोसिस, पार्किंसन एंड साइकोसिस। तो ठीक है, अपन डोपामाइन के बारे में पढ़ते हैं। तो डोपामाइन एक्ट वैरायटी ऑफ रिसेप्टर। देखो, डोपामाइन के कई सारे रिसेप्टर्स हैं। D1 रिसेप्टर है, D2 रिसेप्टर्स हैं, एंड D3 रिसेप्टर्स हैं, है ना, D4 रिसेप्टर्स हैं, एंड D5 रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। ये 5 तरीके के डोपामाइन रिसेप्टर होता है, और ये पांचों रिसेप्टर जो है अलग अलग तरीके से काम करती है, अलग अलग इनका फंक्शन है, ठीक है। तो कहने का मतलब डोपामाइन जो होती है वो डोज डिपेंडेंट होती है, डोज डिपेंडेंट होती है, मतलब जितना ज्यादा डोज बढ़ाओगे उतना उस पे जो है वो एक्ट करेगी और उस तरीके का जो है रिस्पॉन्स करेगी, ठीक है। उसके बाद रैपिड एलिमिनेशन कैन ओनली एडमिनिस्टर एज ए कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन। कहने का मतलब डोपामाइन का जो है हम लोग क्या करेंगे, आईवी इन्फ्यूजन यूज करेंगे। क्या करेंगे? आईवी इन्फ्यूजन, बिकॉज हम लोग टैबलेट फॉर्म में नहीं दे सकते, ना ही इंजेक्शन फॉर्म में दे सकते हैं। इंजेक्शन फॉर्म में देंगे बट आईवी बोलस में नहीं देंगे। आईवी बोलस में अगर किसी को पता नहीं है कि व्हाट इज द आईवी बोलस एंड आईवी इन्फ्यूजन, तो देखो भैया, आईवी बोलस जो होता है ना, वो जो होता है वन शॉट में, जो जैसे हमने 5 ml का सिरिंज भरा और पूरा ड्रग इंजेक्ट कर दिया, दिस इज द आईवी बोलस। और आईवी इन्फ्यूजन का मतलब होता है जब कोई ड्रग हम धीरे धीरे चढ़ाते हैं, मतलब 1 घंटा में चढ़ाते हैं, 2 घंटा में चढ़ाते हैं, 3 घंटा में चढ़ाते हैं, 40 मिनट में चढ़ाते हैं, या आधे घंटे में चढ़ाते हैं, ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, आईवी इन्फ्यूजन, आईवी इन्फ्यूजन। तो देखो, रैपिड एलिमिनेशन का मतलब आप दिए तुरंत क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, बाहर जो है निकल जाएगा। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, क्या देते हैं, कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन में देते हैं, ठीक है, कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन में देते हैं, ठीक है। तो दिस इज द डोपामाइन, दिस इज द डोपामाइन। तो डोपामाइन क्या है, एक एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट है। इट इंक्रीज द आइनोट्रोपिक रिस्पॉन्स, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक रिस्पॉन्स। और ये पॉजिटिव आइनोट्रोपिक रिस्पॉन्स होगा तो मतलब कार्डियक हार्ट मसल सेल को क्या कर देगा, कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। क्या कर देगा? कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देगी। नेक्स्ट इज डोब्यूटामाइन। तो डोब्यूटामाइन बेसिकली देखो, डोब्यूटामाइन जो होती है एक सिंथेटिक ड्रग है। क्या है? एक सिंथेटिक ड्रग है, और ये ओरल दी जाती है, ओरल, ठीक है। ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर एंड प्रोड्यूस पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट। कहने का मतलब जो डोपामाइन है वो भी पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट, और जो डोब्यूटामाइन है वो भी पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? डोपामाइन क्या है, एक नेचुरल ड्रग है, नेचुरल ड्रग है, मतलब हमारी ब्रेन खुद इसको रिलीज करती है, ठीक है। और डोब्यूटामाइन क्या है, एक सिंथेटिक ड्रग है। क्या है? एक सिंथेटिक ड्रग है, मतलब इसको लैब में तैयार किया गया है, ठीक है। और ये दोनों ही जो है, देखो, ये डोपामाइन किस पे एक्ट कर रहा है, डोपामाइन रिसेप्टर पे, जबकि ये डोब्यूटामाइन किस पे एक्ट कर रहा है, बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर एंड प्रोड्यूस द पॉजिटिव आइनोट्रोपिक रिस्पॉन्स, ठीक है।
ठीक है, तो देखो यहाँ क्या है, अब दोनों में एक और डिफरेंस है, वैसोकंस्ट्रिक्शन जो डोपामाइन है हाई डोज पे क्या प्रोड्यूस करती है, वैसोकंस्ट्रिक्शन, और जब हाई डोज पे वैसोकंस्ट्रिक्शन काज करेगा तो मतलब ये क्या करेगा, तुम्हारे बीपी को भी बढ़ा देगा, ब्लड प्रेशर को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। तो ज्यादा हाई डोज अपने को नहीं देना है डोपामाइन, है ना। उसके बाद डोब्यूटामाइन प्रोड्यूस माइल्ड वैसोडाइलेशन, ये क्या करेगा, तुम्हारे जो ब्लड वेसल्स हो इसको डायलेट कर देगा, उसको क्या कर देगा, डायलेट कर देगा, ब्लड वेसल्स को क्या कर देगी, डायलेट कर देगी, ब्लड वेसल्स को क्या कर देगी, डायलेट कर देगी। ठीक है, तो डोपामाइन के बारे में समझ गए और डोब्यूटामाइन के बारे में समझ गए। एंड लास्ट टॉपिक यहां से समझ लो, दिस इज द फास्फोडाइएस्ट्रेज 3 इनहिबिटर, है ना। फास्फोडाइएस्ट्रेज 3 इनहिबिटर में एग्जांपल है इनामरीनोन एंड मिलिनोन, ये दोनों बहने हैं। ये भी एक तरीके का क्या है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक है, और ये दोनों क्या करती है, इस फास्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम को क्या कर देती है, इनहिबिट कर देती है, और इनहिबिट करने के बाद क्या करती है, इट्स प्रोड्यूस द पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट, इट प्रोड्यूस द पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फास्फोडाइएस्ट्रेज 3 इनहिबिटर है, तो कभी कभी क्या होता है, एक और एंजाइम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फास्फोडाइएस्ट्रेज 5, फास्फोडाइएस्ट्रेज 5। तो जब भी कोई भी ड्रग, फास्फोडाइएस्ट्रेज 5 इनहिबिटर का एक एग्जांपल है सिल्डेनाफिल, क्या है, सिल्डेनाफिल, क्या है, सिल्डेनाफिल, उसके बाद टडालाफिल, क्या है, टडालाफिल, याद रखेंगे, सिल्डेनाफिल और टडालाफिल बेसिकली क्या है, फास्फोडाइएस्ट्रेज 3 इनहिबिटर, और ये फास्फोडाइएस्ट्रेज नहीं 3 नहीं 5 है, फास्फोडाइएस्ट्रेज मतलब PHD नहीं PDE, ठीक है, PDE, ये 5 है, PD5। जब भी कोई ड्रग इनहिबिट करेगा, कोई नहीं, दो ड्रग है, सिल्डेनाफिल है, टडालाफिल, एंड दिस इज बेसिकली यूज फॉर द इरेक्टाइल डिसफंक्शन, है ना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन में यूज होती है ये ड्रग। ठीक है, तो अगर कोई पूछेगा सिल्डेनाफिल फास्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिट करती है, तो बिल्कुल इनहिबिट करती है, लेकिन कौन सा, 5, फास्फोडाइएस्ट्रेज 5 इनहिबिटर है ना। तो फास्फोडाइएस्ट्रेज 3 इनहिबिटर कौन सा है, इनामरीनोन एंड मिलिनोन, these two is the सिस्टर, ये दोनों क्या है, सिस्टर है। ठीक है, और ये दोनों क्या है, फास्फोडाइएस्ट्रेज 3 इनहिबिटर को इनहिबिट करके हम लोग इसको कार्डियक हार्ट फेल्योर में यूज करते हैं, कार्डियक हार्ट फेल्योर में यूज करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आज हमको यही आइनोट्रोपिक ड्रग पढ़ना था, तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना,